जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, SSC GD की प्रीवियस ईयर्स की हिंदी की क्वेश्चंस आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रही है। दोस्तों, आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इस सीरीज की तीसरी वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी जानकारी आपको यहाँ से दी जा रही है, जैसे ही प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, ऐसे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से आप विश्लेषण करके पढ़ते रहिए और आप अपनी SSC GD की परीक्षा जो कि आने वाली 4 फरवरी से शुरू होने को है, ऐसे आप इसको अपने तैयारी को अंतिम रूप देने की कोशिश जरूर कीजिए। साथियों, ऐसे प्रश्न जो है हिंदी में पूछे जाते हैं और बिल्कुल वैसे ही प्रीवियस ईयर्स के आए हुए प्रश्न जो है हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं और यहाँ से आपको काफी सहायता मिलने वाली है आपके हिंदी के सब्जेक्ट को, हिंदी के पेपर को ठीक करने के क्रम में। एक बहुत ही बढ़िया वीडियो आप लोगों को आज यहाँ से मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज यहाँ आपको मिलने वाले हैं। साथियों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। अब दोस्तों क्या है, आपको क्या करना है, तद्भव रूप फाइंड करना है। जी हाँ, किस चीज का, जो आपको कोष्ठक में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेंस क्या कहता है। सेंटेंस है, आज भी गांव में गोमय का उपयोग घरों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों गोमय क्या है, तो गोमय दोस्तों मैं आपको बता दूं, गोबर इसका सही आंसर होगा, इसका सही तद्भव रूप होगा। दोस्तों, आज भी गांव में गोबर का उपयोग घरों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है साथियों, गोबर है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, सभी को ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। तो दोस्तों ईश्वर यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है और आपको इसका क्या करना है, विलोम शब्द का पता लगाना है, ठीक है ना। तो ईश्वर का विलोम शब्द दोस्तों, अब यहाँ ईश्वर का विलोम शब्द क्या देव होगा क्या, बिल्कुल नहीं। देवता होगा क्या, नहीं। इष्ट होगा क्या, नहीं। तो बचा कौन सा ऑप्शन, अनीश्वर। जी हाँ, अनीश्वर। ईश्वर का ऑपोजिट यानी ईश्वर का विपरीतार्थक क्या होता है, अनीश्वर होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। साथियों, देव यानी कि देव, देवता या इष्ट देवता जो हम लोग बोलते हैं, ऐसे सारे शब्द कहीं ना कहीं ईश्वर के लिए ही प्रयोग में लाए जाते हैं, ईश्वर के ही पर्यायवाची शब्द के रूप में होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इसका कोई विलोम शब्द सही यहाँ पर आएगा तो ये कौन सा है, विकल्प तीसरा है, अनीश्वर आपका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही अर्थ है। अब दोस्तों तत्सम रूप के बारे में हमने आपको पिछले वीडियोस में ही बताया है, ये क्या होता है। तो अब ऐसा है कि सेंटेंस नीचे है, जब कठिन कार्यों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें खुशी और उत्साह, क्या दिया हुआ है, उत्साह, खाली स्थान से निष्पादित करते हैं तो चमत्कार हो सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर ये जो वर्ड दिया गया उत्साह, आपको इसका तत्सम रूप का पता लगाना है। दोस्तों पहला ऑप्शन है उत्थान, दूसरा है उपवास, तीसरा है उच्च और चौथा है उत्साह। जी हाँ, अब दोस्तों क्या है कि जब हम कठिन कार्यों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को ऐसा लग रहा हो कि SSC GD की परीक्षा है और ये बहुत ही कठिन परीक्षा है आप लोगों के लिए, यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो दोस्तों आप इसे यदि एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल उत्साह के साथ आगे बढ़ाते हैं तो निस्संदेह एक चमत्कार होता है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आप परीक्षा पास कर जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो उत्साह लिखा है ना, हम इसका तत्सम रूप क्या जानेंगे, उत्साह जानेंगे। उत्साह से किसी कार्य को करने से क्या किया जा सकता है, चमत्कार हो सकता है। मतलब कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है यानी कि उत्साह का तत्सम रूप क्या होगा, उत्साह होगा। उत्साह आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों उत्थान मतलब किसी चीज की उन्नति, किसी चीज की वृद्धि, किसी चीज की तरक्की, इसे हम लोग उत्थान के रूप में जानते हैं। उपवास आप सभी जानते हैं कि बिना भोजन पानी ग्रहण किए कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार की पूजा उपासना करता है तो उसे साथियों हम लोग क्या कहते हैं, उपवास कहते हैं। उच्च क्या हो गया दोस्तों, उच्च मतलब ऊंचा होता है, लेकिन यहाँ पर उत्साह जो है, उत्साह क्या होता है, उत्साह एक प्रकार से एक सकारात्मक शब्द है और उत्साह के साथ आप किसी कार्य को निष्पादित करते हैं तो चमत्कार हो सकते हैं। आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। साथियों लोकोक्ति क्या है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। जी हाँ,
हम आए थे हरि भजन को लेकिन ओटन लगे कपास, यानी काम कुछ और करने को आए थे लेकिन कुछ और कार्य में हम लग गए, दूसरे कार्यों को हम करने लगे। तो यहां पर जो आपका सही विकल्प आएगा, विकल्प 3 आप यहां देख लीजिए, कहता क्या है, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर अर्थात उस कार्य को छोड़कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। जी हां, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, किसी अन्य कार्य में लग जा रहे हैं। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिद्वार में 3 नदियों का संगम होता है और इस वाक्य में हमको क्या करना है, इस वाक्य में हमको करना है रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो रेखांकित भाग यहां कौन सा है, 3 नदियों। दोस्तों हरिद्वार में 3 नदियों का संगम है अर्थात हरिद्वार में त्रिवेणी का संगम है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, त्रिवेणी, अर्थात 3 नदियों के लिए जो उचित शब्द यहां पर आएगा वो कौन सा आएगा, त्रिवेणी। तो हरिद्वार में दोस्तों त्रिवेणी संगम है जिसे हम 3 नदियों के संगम के नाम से जानते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। आपका आंसर विकल्प संख्या 3 होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों अपराधी को पेश किया जाए, अब यहां पर कोई रेखांकित शब्द तो नहीं है लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहां पर रेखांकित करना हमारी ओर से ये एक छोटी सी त्रुटि है और इसे मैं सबसे पहले सुधार रहा हूं। चलिए, पेश के नीचे मैंने इसे एक अंडरलाइन कर दिया है, मैंने इसे रेखांकित कर दिया है और अब आपको बताना है इसका सही वर्तनी क्या होगा, इसकी स्पेलिंग क्या होगी। तो दोस्तों पेश का स्पेलिंग क्या होता है, तो पेश का स्पेलिंग ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही वर्तनी है ये कौन सा है, विकल्प संख्या 2 है, मतलब आपका इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प 2 होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। दोस्तों मुहावरे अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, लोकोक्तियां आपसे पूछे जाते हैं। मैं यह जरूर कहूंगा कि परीक्षा में जाने से पहले आप ज्यादा से ज्यादा मुहावरों को जरूर देख लीजिए ताकि कहीं से भी कोई मुहावरा और लोकोक्ति आपसे पूछा जाता है तो आपको कहीं से कोई परेशानी ना हो। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में 1-2 दिनों के अंदर आप लोगों को कुछ मुहावरे का प्रैक्टिस भी हमारे चैनल के माध्यम से करवा दिया जाए। फिलहाल दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, यहां पे मुहावरा क्या है, अड्डा जमाना। तो अड्डा जमाना हम लोग किस अंदाज में कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी जगह पर जाकर बैठ जाता है, अस्थायी रूप से रहने लग जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं अड्डा जमाना। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं विकल्प 4 जो है आपका सही उत्तर होगा। क्या लिखा है, अस्थायी रूप से रहना। जी हाँ, अड्डा जमाना, इसका सही अर्थ क्या है, अस्थायी रूप से रहना, मतलब ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर आ गया है। क्या लिखा है दोस्तों, मुहल्ला लिखा है, जबकि वास्तव में मुहल्ला नहीं होता है, क्या होता है, मोहल्ला होता है। क्या होता है दोस्तों, मोहल्ला होता है। तो यहां से दोस्तों आपका जो सही उत्तर होगा यह विकल्प 2 होगा, यानी मोहल्ला, मुहल्ला का सही वर्तनी है। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। दोस्तों अब यहां पर बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती है। दोस्तों अगर हम ये बोलते बकरी एक ही घाट से पानी पीती है तो चलता, लेकिन बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती है। दोस्तों बाघ एक अलग जंतु है, बकरी एक अलग जंतु है और ये 2 अलग अलग जंतु और से जुड़ गए तो ये दोनों क्या बन गए, ये दोनों प्लूरल बन गए, मतलब ये दोनों क्या बन गए दोस्तों, बहुवचन बन गए। तो बहुवचन में हम पीती है नहीं बोलेंगे, हम पीते हैं बोलेंगे। तो यहां पे चूंकि अब आपको वाक्य को सुधारना है तो आप गौर से देखेंगे, बाघ और बकरी इसमें कोई समस्या नहीं है, एक ही घाट, यहां भी कोई समस्या नहीं है, एक ही घाट से पानी पीती है लिखा है। आप इसको क्या करेंगे दोस्तों, एक ही घाट से पानी पीते हैं ये लिखेंगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा और यहां से विकल्प संख्या 4 जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों एक ही घाट से पानी पीती नहीं है, एक ही घाट से पानी पीते हैं, आपको ऐसा बोलना होगा। चलिए आगे बढ़े, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब वाक्य क्या है साथियों, आज मां आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। साथियों आशा का अंधकार छाया हुआ है ऐसा कहा जा रहा है और आपको त्रुटि यहां पर पता करना है कि आखिरकार 1, 2, 3 एंड 4 में से कहां पर आपको एरर दिखाई दे रहा है। साथियों मैं आपको बता दूं यहां आप देख सकते हैं कि आज मां आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार। तो साथियों आशा और अंधकार ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। आशा
मतलब ये एक पॉजिटिव शब्द हो गया, एक सकारात्मक शब्द हो गया, जबकि अंधकार एक निगेटिव शब्द हो गया, एक नकारात्मक शब्द हो गया। तो साथियों आशा का अंधकार नहीं होता है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर अंधकार छाया हुआ है की बात कर रहे हैं तो अंधकार निराशा का अंधकार छाया हुआ है, आपको ये बोलना पड़ेगा। निराशा का अंधकार छाया हुआ है, आपको ये बोलना पड़ेगा, तब आपका वाक्य जो है वह त्रुटि रहित हो जाएगा। और इस तरीके से आपका सही उत्तर इसमें कौन सा आएगा साथियों? आपका सही उत्तर विकल्प संख्या 1 होगा। आशा का अंधकार की जगह हमें क्या बोलना चाहिए? हमें निराशा का अंधकार बोलना चाहिए और इस तरीके से आपका वाक्य सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। साथियों यहां पर भी रेखांकित करना हमारी ओर से छूट गया है और मैं यहां पर रेखांकित किए देता हूं दुर्व्यवहार, ठीक है। अब क्या लिखा है साथियों? यहां पे लिखा है हमें हर किसी से दुर्व्यवहार करना चाहिए। आपको दुर्व्यवहार का जो रेखांकित किया गया यहाँ पे, आपको इसका सही उत्तर बताना है और क्या है? इसका विलोम शब्द का पता करना है। तो साथियों दुर्व्यवहार का मतलब होता है बुरा व्यवहार, गलत व्यवहार, मिसबिहेवियर, ठीक है ना। लेकिन दुर्व्यवहार का विलोम शब्द क्या होगा? अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार, यानी कि गुड बिहेवियर। साथियों यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर? ऑप्शन 3 सद्व्यवहार। तो आपका सही उत्तर विकल्प संख्या 3 होगा यहाँ पे। साथियों आगे बढ़े हम लोग, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। अब साथियों सार्थक शब्द आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? पीछे चलने वाला। तो पीछे चलने वाला को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? तो यहाँ पर पीछे चलने वाला को बहुत लोग ऐसा हो सकता है कि तुरंत ऑप्शन देखें और पिछलग्गू जो लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन 2 में आपको दिखाई दे रहा है, आप इसे आंसर कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। पिछलग्गू हम किसे कहते हैं? ये देखिए, पिछलग्गू हम उसे कहेंगे दोस्तों, मोटा मोटी मान के चलिए, ये चापलूसी करने वाले को हम लोग पिछलग्गू कह सकते हैं, ठीक है। हमेशा किसी के पीछे पीछे लगा रहता है, ठीक है। सर ये कर दीजिए, सर वो कर दीजिए, भैया ये कर दीजिए, चाचा ये कर दीजिए, मामा ये कर दीजिए। हमेशा किसी ना किसी प्रकार से अपने काम को निकालने के लिए ना किसी के पीछे बस पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग चापलूस करने वाले कहते हैं, चापलूसी करने वाले कहते हैं, और ऐसे लोगों को ही पिछलग्गू की संज्ञा भी दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों पीछे चलने वाला का अर्थ अगर अनुसरण करना है, किसी के सिखाए गए मार्ग पर चलना है, किसी के पीछे चलना है, किसी को फॉलो करना है, किसी को अनुसरण करना है, तो दोस्तों इसके लिए सार्थक शब्द कौन सा आएगा? इसके लिए सार्थक शब्द आएगा साथियों अनुगत। जी हाँ, इसके लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? अनुगत। तो आपके इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये कौन सा हो गया? ये अनुगत हो गया, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। अब साथियों मेरे घर में हमेशा भगवान जी को कदली फल चढ़ाया जाता है। साथियों कदली हम किसे कहते हैं? तो दोस्तों कदली संस्कृत का शब्द है और इसे हिंदी में दोस्तों क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में केला कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? केला कहा जाता है। तो मेरे घर में हमेशा भगवान जी को केला फल चढ़ाया जाता है। साथियों आपके इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा, केला, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो ये 3 और ऑप्शन देख रहे हैं, इसके अर्थ क्या हो सकते हैं, जरा इस पर हम लोग विचार करेंगे। दोस्तों मनमथ, मनमथ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मनमथ का अर्थ होता है कामदेव। क्या होता है साथियों? मनमथ का अर्थ होता है कामदेव। गजवसा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गजवसा का अर्थ होता है हाथी। जी हाँ, गजवसा का अर्थ क्या होता है? हाथी, ठीक है। इसके अलावे करकट, तो करकट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? करकट का अर्थ होता है बिच्छू। जी हाँ, करकट का अर्थ क्या होता है? बिच्छू। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा? केला, जिसे हम लोग कदली भी कहते हैं। और इस तरीके से विकल्प 2 हमारा यहाँ से सही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। अब साथियों यहाँ पे कोष्ठक में कौन सा शब्द दिया गया? पहचान, ठीक है। इसका क्या पता करना अपने को? पर्यायवाची शब्द पता करना है, सिमिलर वर्ड आपको फाइंड करना है। साथियों सेंटेंस पहले पढ़ेंगे हम लोग, और सेंटेंस क्या हमें कहता है? सेंटेंस कहता है आसपास के लोगों के साथ पहचान होना चाहिए। जी हाँ, आसपास के लोगों के साथ पहचान होना चाहिए, मतलब आसपास के लोग हमसे परिचित होने चाहिए, मतलब आसपास के लोगों से हमारा परिचय होना चाहिए। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर कौन सा आएगा? परिचय आएगा। विकल्प 4 आपका सही उत्तर है। दोस्तों प्रपंच क्या होता है? प्रपंच का अर्थ होता है धोखा देना, छल कपट करना। कपट का अर्थ भी सेम आ गया, ठीक है। और उपहार तो आप समझते ही हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं, किसी से गिफ्ट लेते हैं, ये हो गया उपहार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। साथियों, रेखांकित शब्द है विशाल बहुत बोलता है, और यहां पर बहुत बोलता को हमने क्या किया है, रेखांकित किया है। अब दोस्तों, प्रवक्ता हम किसे कहते हैं, तो क्या इसका उत्तर प्रवक्ता होगा क्या? तो पहले आप प्रवक्ता का मीनिंग जानिए और उसके बाद आप ही डिसाइड कीजिए कि क्या इसका उत्तर प्रवक्ता होगा या नहीं होगा। दोस्तों, प्रवक्ता का मतलब क्या होता है? प्रवक्ता का अर्थ होता है जो किसी के तरफ से अपनी बातों को रखने की कार्य को करे, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि कोई संगठन का कोई भी कह सकते हैं कि स्पोक पर्सन हो सकता है, राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं, तो साथियों वो राजनीतिक दलों की ओर से राजनीतिक दल की बातों को रखने का कार्य करते हैं, किसी संगठन की ओर से संगठन की बातों को रखने का कार्य करते हैं। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं साथियों? इसे हम लोग प्रवक्ता कहते हैं, स्पोक्स पर्सन कहते हैं। तो यहां से प्रवक्ता फिलहाल नहीं होगा क्योंकि विशाल बहुत बोलता है की बात हो रही है। नेक्स्ट है दोस्तों मितभाषी। मितभाषी का मतलब क्या होता है साथियों? जो अच्छे तरीके से बात करता है, मीठी बातें करता है, मधुर बातें करता है, ऐसे लोगों को हम लोग मितभाषी बोलेंगे। साथियों, अधिवक्ता। अधिवक्ता क्या होता है दोस्तों? अधिवक्ता हम लोग किसको बोलते हैं? वकील को बोलते हैं, एडवोकेट को बोलते हैं, लॉयर को बोलते हैं, ठीक है, जो कि कोर्ट कचहरी में मुजरिमों को बचाने का या मुजरिमों को छुड़ाने का कार्य करते हैं। साथियों, अधिवक्ता ये क्या करते हैं? केस लड़ने का काम करते हैं, ठीक है। किसी भी अपराधी या फिर कोई भी ऐसे पीड़ित व्यक्तियों के तरफ से ये लोग क्या करते हैं? दलीलें प्रस्तुत करने का काम करते हैं। अधिवक्ता का कार्य न्यायालय में होता है। साथियों, वाचाल बच जाता है। वाचाल हम किसको कहते हैं? जो बहुत अधिक बातें करता है, जो सब बहुत ज्यादा बातूनी हो, ऐसे लोगों को ही हम लोग वाचाल की संज्ञा देते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही उत्तर कौन सा आएगा? वाचाल आएगा। तो विशाल बहुत बोलता है का मतलब हो गया विशाल वाचाल है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से, जी हाँ, यहाँ पे घार हो गया है, पहले मैं इसे सुधारूंगा क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है, हमें चावल दाल के साथ खाली स्थान खाना चाहिए। हमें चावल दाल के साथ खाली स्थान खाना चाहिए। अब दोस्तों, ऐसा है कि इस खाली स्थान में दिए गए 4 विकल्पों में से आपको पुल्लिंग शब्द जो है उसे आपको इसमें डालना है, ठीक है ना। तो मिठाई पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, पहले ये हम लोग चेक करेंगे। तो दोस्तों, मिठाई के बारे में पहले एक सेंटेंस आप देखिए। मान लीजिए मिठाई बहुत अच्छी है। मैंने क्या बोला? अच्छी है, अच्छा है नहीं बोला मैंने। तो ये क्या है दोस्तों? मिठाई जो हो गया वो क्या बन गया? वो स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। वो क्या है? वो स्त्रीलिंग है। इसी तरीके से ये लक्ष्मी नहीं है साथियों, क्या है? लस्सी है। क्या है दोस्तों? ये लस्सी, लस्सी है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये लस्सी जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो इसके लिए आप उदाहरण देख सकते हैं। मान लीजिए लस्सी दही से बनाई जाती है। अब दोस्तों, मैंने क्या कहा? बनाई जाती है। तो यहां पे दोस्तों ये भी क्या हो गया? स्त्रीलिंग है। हम यहां पर लस्सी की बात कर रहे हैं, यह भी स्त्रीलिंग है। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है घी और अगला है चटनी। देखिए दोस्तों, चटनी, चटनी खाने के साथ, चटनी खाने के साथ खाई जाती है। चटनी खाने के साथ खाई जाती है। यह भी जाती है, मैं बोल रहा हूं, यह भी क्या बन गया साथियों? यह भी स्त्रीलिंग है। लेकिन घी का प्रयोग, घी का प्रयोग दीपक जलाने के लिए, जलाने के लिए किया जाता है। मैंने यहां पे क्या बोला? किया जाता है। मैंने जाता है बोला है, तो इसीलिए बोला है क्योंकि ये क्या है साथियों? ये पुल्लिंग है। और प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? रिक्त स्थान में क्या भरना है आपको? सही पुल्लिंग रूप वाले विकल्प को भरना है। सही पुल्लिंग रूप वाले विकल्प को भरना है। तो साथियों, ये इन चारों विकल्प में जो पुल्लिंग है वो कौन है? वो घी है। तो हमें चावल दाल के साथ घी खाना चाहिए, ना कि खानी चाहिए। तो हमें चावल दाल के साथ घी खाना चाहिए। विकल्प 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। दोस्तों अपना मतलब साधने वाला, जी हाँ, अपना मतलब साधने वाला ये क्या कहलाएगा? ये स्वार्थी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वार्थी, सेल्फिश। ठीक है ना, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है दोस्तों, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें। जी हां, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। अब दोस्तों मैं ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था। अब सेंटेंस कहता है मैं ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था। इसको अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया है, बांटा गया है। अब यहां पे देखते हैं एरर कौन सा होगा। तो साथियों सबसे पहले हम यहां पे कहते हैं मैं ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था। अगर आप इस सेंटेंस को साथियों मैं की जगह अगर आप मैंने बोलकर बोलना चाहे, जी हाँ, मैंने का प्रयोग कीजिए और अब इसके बाद आप इस सेंटेंस को पढ़िए। क्या कहा जा रहा है? मैंने ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था। साथियों आपने ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था। यदि आप ऐसा बोलना चाहते हैं तो आप अपने शब्दों में इसको क्या बोलेंगे? मैंने ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था, ना कि मैं का प्रयोग आप करेंगे। तो दोस्तों यहां पर जो सुधार की आवश्यकता है किसमें है? विकल्प 4 में। मैं ऐसा करना की जगह आपको बोलना होगा मैंने ऐसा करना। ठीक है ना, तो यहां से ऑप्शन 4 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। दोस्तों इससे आपका क्या तात्पर्य है? क्या यहां पर आपको किसी प्रकार का स्पेलिंग में एरर दिखाई दे रहा है क्या? तो मेरे ख्याल से कहीं से भी कोई एरर नहीं है, यह बिल्कुल सही है। वर्तनी बिल्कुल सही है, यहां कोई प्रकार की गलती नहीं है। यह सेंटेंस आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, अगर 7 है तो सब संभव है। यह भी सेंटेंस दोस्तों बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 आप देखेंगे बेमतलब की बात मत करो, तो यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन ऑप्शन 3 पढ़ने में, सुनने में, देखने में, बोलने में ऐसा लगता है छवि कहां गई, तो सेंटेंस सही ही लगता है। लेकिन दोस्तों अगर वर्तनी सुधार की बात हो रही है तो कहां का जो सही वर्तनी होता है दोस्तों, इसके ऊपर हम अनुस्वार नहीं लगाते बल्कि हम लोग चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। हम लोग यहां से छवि कहां गई इसे सुधार देंगे तो इसका वर्तनी सुधर जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन 3 ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन 3। तो यहां से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। दोस्तों अब यहां पे लोकोक्ति कौन सी है? 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं। जी हां, 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं। अब साथियों इसका सही अर्थ आपको बताना है तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इसको देखो आपको कहा क्या जा रहा है, 12 बरस पीछे यानी 12 सालों के बाद, ठीक है, घूरे के भी दिन फिरते हैं। यानी कि बुरे से बुरे परिस्थिति भी जो है वो एक न एक दिन सुधर जाती है। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग और अगला सवाल है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दोस्तों चारों बहनों की प्रॉपर्टी में भागीदारी है और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको भागीदारी दिया गया है, आपको उसका पर्यायवाची शब्द का पता लगाना है और भागीदारी का पर्यायवाची क्या हो सकता है? चारों बहनों की, है ना, प्रॉपर्टी में क्या है? हिस्सेदारी है। क्या है दोस्तों? हिस्सेदारी होती है। मान लीजिए कि कोई ऐसा एक जमीन है तो उसमें चारों बहनों की हिस्सेदारी है, तो हर एक बहनों के हिस्से में अपने अपने जमीन की एक निश्चित भाग होगी। तो साथियों यहां पर हम क्या देख सकते हैं? हिस्सेदारी। आपका करेक्ट आंसर कौन सा आया? ऑप्शन 2 आया। यहां पे हम लोग इसे सुधार लेते हैं, ऑप्शन 2 आया आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़े और अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दोस्तों द्रौपदी का, ठीक है ना, और यहाँ पर रिक्त स्थान है कपड़ा हरण भरी सभा में हुआ था। तो दोस्तों आप सभी महाभारत का सीरियल देखे होंगे, ठीक है, और आप सभी महाभारत की कथा जानते होंगे कि किस तरीके से भरी सभा में दुशासन के द्वारा, ठीक है ना, द्रौपदी का क्या किया गया था? चीर हरण किया गया था। जी हाँ, चीर हरण किया गया था। तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चीर होता है, चीर हरण करना। ठीक है, तो आपका सही आंसर इसमें क्या आना है साथियों? ऑप्शन 2 आना है, चीर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग और नेक्स्ट है,
दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या पता करना अपने को इस बार, विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द। और सेंटेंस क्या है, भोर होते ही सब उठ गए। जी हाँ, भोर होते ही सब उठ गए। तो भोर में सब उठते हैं मतलब सुबह में सब उठते हैं, तो सुबह कह लो या भोर कह लो, ये क्या होता है साथियों, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन सुबह का विलोम क्या होता है, सांझ होता है, शाम होता है। तो भोर का सांझ, सुबह का शाम और दिन का रात होता है। तो इस तरीके से भोर का विलोम शब्द अगर हम लोग बात करें तो कौन सा आंसर हमारा आएगा, सांझ आएगा, जो कि विकल्प संख्या तीसरे में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। साथियों क्या है, पानी की तरह बहाना। जी हाँ, पानी की तरह बहाना। तो पानी की तरह बहाना, क्या नदी पार करना होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या कीमती ना होना होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या नरम दिल होना होगा, बिल्कुल नरम दिल होना होगा, बिल्कुल यहाँ दिल होगा साथियों, नरम दिल होना, ठीक है ना। तो क्या नरम दिल होना होगा, बिल्कुल भी नहीं साथियों। पानी की तरह बहाना का अर्थ क्या होगा, अंधाधुंध खर्च करना। जी हाँ, बेइंतहा खर्च करना, ठीक है, कोई खर्च का लिमिट नहीं है। पैसा बहुत लोगों के पास होता है और बहुत जगह पे बिल्कुल बेमतलब के खर्च लोग किया करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अंधाधुंध खर्च करना या फिर पैसे को पानी की तरह बहाना। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, उसने अपने पैसे को बिल्कुल पानी की तरह बहाया या फिर उसके इलाज में पानी की तरह पैसे बहा दिए गए। इस तरीके के सेंटेंस का प्रयोग किया जा सकता है जिसका अर्थ होता है अंधाधुंध खर्च करना। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। अब साथियों जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो, जी हाँ, जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो, तो यहां पर मैं आपको पहले एक एक करके समझाता हूं। साथियों जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो का अर्थ होता है निरापद। क्या होता है दोस्तों, निरापद। तो सबसे पहले तो आपका उत्तर ऑप्शन 4 हो गया, लेकिन बाकी के विकल्प क्या है तो इसे भी आप जरूर जानिए, मैं इसका अर्थ आपको समझा देता हूं। दोस्तों निराधार, निराधार का मतलब होता है दोस्तों बिना आधार का, जिसका कोई आधार ना हो, कोई बेस ना हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, निराधार कहेंगे। जैसे निराधार बातें मत करो, आधारहीन बातें मत करो। तो निराधार का एक और अर्थ क्या हो गया, आधारहीन हो गया। साथियों निरामिस, निरामिस का मतलब क्या होता है, निरामिस का मतलब साथियों होता है, मोटा मोटी आप इसको मानकर चलिए, निरामिस का मतलब होता है शाकाहारी। क्या होता है, शाकाहारी। यानी कि मुझे निरामिस भोजन पसंद है, मतलब मैं शाकाहारी भोजन पसंद करता हूं। मतलब जो व्यक्ति मांस, मछली या मांसाहार का सेवन नहीं करते, ठीक है, वैसे लोगों को हम लोग निरामिस कह सकते हैं। तो भोजन निरामिस है, मतलब भोजन में किसी प्रकार का मांसाहार का प्रयोग नहीं किया गया है। और अगला कौन सा है साथियों, निराहार। निराहार का एक और मीनिंग क्या हो सकता है दोस्तों, उपवास। जी हाँ, बिना आहार के, बिना अन्न के, बिना भोजन के, ठीक है। निराहार इसका अर्थ क्या होता है, उपवास होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। क्या लिखा है, निरापद, जिसका अर्थ होता है जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। अब दोस्तों जो आदमी दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता उससे दूसरे में भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। अब सेंटेंस फिर से पढ़िए एक बार, क्या है, जो आदमी दूसरे के भावों का आदर करना नहीं जानता उससे दूसरे में भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। यह सेंटेंस आपको दिया गया है। अब इसको 4 अलग अलग हिस्से में दोस्तों बांट दिया गया, 3 अलग अलग हिस्से में बांट दिया गया। चौथा विकल्प तो खैर कोई त्रुटि नहीं है यह दिया गया है, तो अगर कोई सुधार की आवश्यकता नहीं होगी तो हम कोई त्रुटि नहीं है आंसर करेंगे। लेकिन अगर सुधार की आवश्यकता होगी तो आखिरकार ऊपर के तीनों विकल्प में से कौन सा विकल्प में सुधार किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले इस सेंटेंस को हम सेंटेंस में ही सुधारेंगे। जो आदमी दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता, अब यहां से दोस्तों एक सुधार की आवश्यकता होगी। यहां उससे की जगह हम क्या बोलेंगे, उसे। अब पढ़िए, जो आदमी दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता उसे, अब आगे क्या लिखा है, दूसरे में भी, तो में की जगह हम क्या बोलेंगे, से बोल देंगे। और अब आप पढ़िए, आपका सेंटेंस सुधर चुका है। जो आदमी दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता उसे दूसरे से भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, तो आपका जो सुधार किया जाना चाहिए वो कहाँ किया जाना चाहिए, तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। जी हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं
उसे, दूसरे से भी। तो यहां पे क्या होगा, उसे, यहां उससे की जगह हम क्या करेंगे, उसे, दूसरे, और में की जगह हम क्या करेंगे, से। भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है यहां पे। चलिए आगे बढ़े हम लोग, और अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दोस्तों देशज विदेशज शब्द का चयन आपको करना है। साथियों कल उमा की खाली स्थान में पेशी है। अब दोस्तों पेशी कहां होती है, पेशी न्यायालय में होती है। कहां होती है दोस्तों, पेशी न्यायालय में होती है। ठीक है, पेशी कहां होती है, पेशी न्यायालय में होती है। और कल उमा की न्यायालय में पेशी है। तो न्यायालय जो है दोस्तों ये देशज शब्द है। कैसा शब्द, देशज। ये पहले से हमारे देश में प्रयोग में आता रहा है। लेकिन विदेशज ऐसे शब्दों को कहते हैं जो किसी दूसरे देश से आयातित किया गया है, यानी कि दूसरे देश से प्रयोग में इसको हमारे देश में ले आया गया और अब बोलचाल की भाषा में लोग इसका प्रयोग हमेशा करते आ रहे हैं। तो दोस्तों न्यायालय को अन्य शब्दों में क्या कहते हैं, अदालत भी कहते हैं। तो यहां से जो आपका सही उत्तर आएगा विकल्प संख्या 4 आएगा। कल उमा की अदालत में पेशी है, ये बोलने से आपका आंसर सही होता है। और यहां से आपका जो देशज विदेशज शब्द बनेगा ये अदालत होगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। दोस्तों आपको दिया गया है सिर से पांव तक। जी हाँ, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पता करना है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पता करना है। मैंने पहले भी आपको बता रखा था, ऐसे शब्दों का प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। जैसे जो ईश्वर को मानता है उसे आस्तिक कहते हैं, जो रोगों का इलाज करता है उसे क्या कहते हैं, उसे चिकित्सक कहते हैं, जो क्या करता है शल्य चिकित्सा करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शल्य चिकित्सक कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सिर से पांव तक, तो इसका एक शब्द क्या बन सकता है दोस्तों, इसका एक शब्द क्या बन सकता है तो मैं आपको बता दूं, इसका एक शब्द बनेगा आपाद मस्तक। क्या बनेगा दोस्तों, आपाद मस्तक। आपाद मस्तक का अर्थ ही होता है सिर से पांव तक, यानी कि यह व्यक्ति के पूरे शरीर को दर्शाने का काम करता है। आपाद मस्तक इसका करेक्ट वर्ड होगा, इसका सही आपका आंसर आएगा। तो साथियों ऑप्शन 3 आप यहां से कर लेंगे आंसर के रूप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। साथियों मेरे मामा के घर में एक बहुत ही सुंदर घड़ी टंगी हुई है। जी हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे, घड़ी। ये ब्रैकेट के अंदर में है, कोष्ठक के अंदर में है। और घड़ी का तत्सम रूप क्या होता है साथियों, घड़ी को हम लोग घटिका भी कहते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। घड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, घटिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, घटिका कहते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये कौन सा है, ये घटिका है। तो आई थिंक कि दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां से आप देख सकते हैं अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। साथियों अब शब्द क्या दिया गया है, ज्योति। जी हाँ, ज्योति। ज्योति का काम क्या होता है दोस्तों, ज्योति का काम होता है उजाला देना या फिर प्रकाश देना। तो साथियों ज्योति माफ करेंगे, दिए का काम क्या होता है, ज्योति देना, उजाला देना, प्रकाश देना, रोशनी फैलाना। तो साथियों ज्योति, प्रकाश, उजाला या फिर यहां से रोशनी, ऐसे सारे शब्द जो होते हैं एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। तो प्रकाश और उजाला तो आपका उत्तर बिल्कुल भी नहीं है। शीतलता, शीतलता हम किसी बर्फ में शीतलता होती है, पानी शीतल होता है, यानी कि शीतलता का अर्थ होता है ठंडक। ठीक है, यानी कि ठंडा। तो दोस्तों ये भी आंसर आपका नहीं है। बच कौन सा गया, तम। जी हाँ, क्या बच गया, तम। तो तम का मतलब होता है दोस्तों अंधकार। क्या होता है, तम का मतलब होता है अंधकार। तो दोस्तों यहां पर चूंकि आपको ज्योति का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द का पता करना था, तो ज्योति में क्या होता है, उजाला होता है, रोशनी होती है, प्रकाश होता है, लेकिन अंधकार में क्या होता है, तम होता है। तो तम का मतलब क्या होगा दोस्तों, अंधकार हो गया। यहां से आपका सही आंसर अंधकार होगा। साथियों आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने अपनी एसएससी जीडी की तैयारी को हिंदी के पेपर के माध्यम से और भी अच्छे तरीके से अंतिम रूप देने की कोशिश की है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस को जानने का काम किया जो कि प्रीवियस ईयर्स में किसी न किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं। साथियों इस तरीके के प्रश्न अभी लगातार आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। दोस्तों आप लोगों का प्यार और आप लोगों का जो सपोर्ट है हमारे चैनल को लगातार यूं ही मिलते रहना चाहिए। दोस्तों वीडियो को अगर आपने शेयर कर दिया तो मुझे ये और भी अच्छी बात लगेगी कि आपने हमारे और भी ज्यादा सपोर्ट किया। तो साथियों आप लोगों से आग्रह होगा कि ऐसे जितने भी लोग प्रतियोगिता
प्रतियोगिता परीक्षा की, स्पेशली एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को आप वैसे बहुत सारे विद्यार्थियों तक पहुंचाने की कार्य आप जरूर करें। इसके अतिरिक्त यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में और भी जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स होने हैं उस महत्वपूर्ण एग्जाम्स के परीक्षा उपयोगी जितने भी स्पेशल कंटेंट्स जो होंगे आपको हमारे चैनल के माध्यम से यूं ही प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों, आप सभी अपनी तैयारी को बिल्कुल मनोयोग पूर्वक आगे बढ़ाते रहिए। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से जय हिंद, जय भारत साथी।